दोस्तों यूं तो आज के इस मॉडर्न युग में हथियारों और एडवांस वेपन्स की बात की जाए तो सभी देशों के पास एक से बढ़कर एक गन्स, ग्रेनेड्स, लॉन्चर्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम्स जैसे हथियारों की कमी नहीं है। सभी देश अपने आप को मोस्ट पावरफुल नेशन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, जिस कारण साइंस और टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट सभी देशों ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की कर ली है। पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन सभी वेपन्स का इस्तेमाल कब, कहां, किस पर और क्यों किया जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश ने एक हथियार का बहुत ही अलग तरह से इस्तेमाल किया। दोस्तों 2 अगस्त 2021 में यूएस द्वारा एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसमें एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को मार दिया गया, और ये अटैक ऐसा था कि उसे और उसके आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला कि हमला कहां से और कैसे हुआ। तो आइए समझते हैं इस अटैक को और इसके पीछे की कहानी को आज के इस वीडियो में। 2 अगस्त 2021 को यूएस ने अपने एक ड्रोन मिशन के द्वारा अयमन अल जवारी को हेलफायर R9X मिसाइल से मार गिराया था। पर कौन था ये अयमन अल जवारी जिसे मारने के लिए अमेरिका ने इतने एक्सपेंसिव मिसाइल का इस्तेमाल किया, और ये ड्रोन मिशन किस चीज पर बेस्ड था? दरअसल अयमन अल जवारी अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। अमेरिका में हुए 9/11 अटैक को अंजाम देने में ओसामा बिन लादेन के साथ अयमन अल जवारी का भी हाथ था। इससे पहले 2011 में यूएस आर्मी ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कंडक्ट करके ओसामा बिन लादेन को मारने में कामयाब रहा था, लेकिन अल जवारी बच निकलता है। दरअसल अल जवारी इस खबर को सुनते ही यूएस की नजरों से बच निकलने में कामयाब रहता है। वैसे दोस्तों अल जवारी पेशे से एक सर्जन था, और ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद उसे अल कायदा का लीडर बना दिया गया था, जिस वजह से अल जवारी अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के लिस्ट में शामिल हो गया था। अल जवारी अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में छुपा हुआ था, और वहीं से वो अपने सारे टेरर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता था। अमेरिका कई दिनों से एक ड्रोन की मदद से अल जवारी की सारी हरकतों को बारीकी से एनालाइज कर रहा था। इसी दौरान पता चलता है कि वो रोज सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच बालकनी में आकर कुछ देर खड़ा रहता है। अमेरिका ने उसकी इस टाइमिंग और उसके सारे शेड्यूल को ध्यान से स्टडी किया, और उसके बाद उसे मारने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक अल जवारी जब अपने रोज की फिक्स शेड्यूल के हिसाब से बालकनी में आकर खड़ा होगा तो उसे R9X हेलफायर मिसाइल से मार दिया जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये R9X हेलफायर मिसाइल आखिर क्या बला है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों जब कोई ऑर्डिनरी मिसाइल लॉन्च की जाती है तो वो टारगेट पर हिट करते ही एक जोरदार धमाका करती है, पर इसका ठीक उल्टा हेलफायर मिसाइल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस हेलफायर मिसाइल को निंजा बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी निंजा की तरह बिना किसी आहट के असासिनेट करने में सक्षम होती है। किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट को मारने के लिए ये मिसाइल अमेरिका के फेवरेट वेपन्स के टॉप लिस्ट में शामिल है। इसका एक कारण ये भी है कि जब ये मिसाइल सेलेक्टेड टारगेट को हिट करता है तो किसी भी प्रकार की सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होती, और टारगेट के आसपास कुछ मीटर के लोग सेफ रहते हैं। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 1601 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि इस मिसाइल को 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। मिसाइल का वेट 45 किलो है और इसकी लेंथ 1.3 मीटर है। हेलफायर मिसाइल में काफी स्ट्रॉन्ग और 1 मीटर लंबी और पैनी 6 ब्लेड्स लगे होते हैं। दरअसल मिसाइल लॉन्च होते ही ये ब्लेड्स खुल जाते हैं और मिसाइल रोटेट होते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों ये ब्लेड्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि टारगेट पर लगते ही उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस मिसाइल को ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से हिट किया जाता है। मिसाइल के आगे कैमरा और सेंसर की सुविधा भी होती है, जिसकी मदद से ये आखिरी समय तक टारगेट को रिकॉर्ड करता रहता है।
दोस्तों, इस हेलफायर मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मिसाइल अपने ब्लेड से बड़े और मजबूत बंकर को भी बड़े आसानी से तोड़ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मोटे स्ट्रॉन्ग आर्म्ड व्हीकल, कंक्रीट की दीवार, यहाँ तक कि टैंक को भी पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस मिसाइल की अटैक से अल जवारी क्या ही बच पाता। जैसे ही अगली सुबह वो अपनी बालकनी में आया, यूएस द्वारा इस मिसाइल को ड्रोन की मदद से लॉन्च कर दिया गया, जिसने अल जवारी को चीर कर रख दिया। इस मिसाइल की काबिलियत तो देखिए। अल जवारी तो इस अटैक में मारा गया, पर उसके घर में मौजूद उसके किसी भी फैमिली मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि घर को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, महज बालकनी से जुड़े कमरे के खिड़कियों की कांच टूट गई। इस अटैक के बाद ये R9X हेलफायर मिसाइल मीडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो। दरअसल इस मिसाइल को पहले भी साल 2017 में इस्तेमाल किया गया था, और तब भी इसका इस्तेमाल अल-कायदा ग्रुप के एक लीडर अबू खयार अल मसरी को मारने के लिए किया गया था। ये काफी टाइम से सीरिया में छुप कर बैठा था, और जैसे ही अमेरिका को इस बात की खबर मिली, इसे मारने का फैसला किया गया। 26 फरवरी 2017 को जब अल मसरी कार से कहीं जा रहा था, तब उसकी कार पर R9X मिसाइल से हमला कर दिया गया। कार में मौजूद अल मसरी मारा गया, पर साथ में तहरीर अल शाम, जो अल कायदा का काफी खास मिलिटेंट था, उसकी भी मौत हो गई। हैरानी की बात ये थी कि कार के आगे का हिस्सा तो काफी डैमेज हुआ था, पर पीछे की तरफ से देखने से पता भी नहीं चल पा रहा था कि इस कार पर किसी तरह का अटैक हुआ है। ऐसे ही एडवांस्ड रोबोटिक्स फीचर्स और AI पावर्ड वाले वेपन से एक और फेमस शख्स को मारा गया, जिनका नाम था मोहसिन फखरीजादे। मोहसिन फखरीजादे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जो ईरान के वेपन टेक्नोलॉजीज एंड न्यूक्लियर आर्मरीज प्रोग्राम का सबसे मुख्य सदस्य था। इन्हें फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता था। ईरान को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन्स वाला देश बनाने में फखरीजादे का बहुत बड़ा हाथ था, और फखरीजादे की मौत से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी मौत से ईरान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में कम से कम 10 साल पीछे चला गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादे को मारने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया था, वो एक मॉडिफाइड मशीन गन थी, जिसे बेल्जियम की एक कंपनी ने बनाया था। इसकी खास बात ये थी कि ये गन एडवांस्ड रोबोटिक एपरेटस से अटैच था, जो कोसों दूर से भी अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें इनबिल्ट AI पावर्ड सेंसर था, जिस वजह से इसका निशाना कभी नहीं चुकता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वेपन का कुल वजन 1 टन के करीब था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में स्मगल करके ईरान भेजा गया था। ऑपरेशन के कुछ दिन पहले इसे रीअसेंबल करके फखरीजादे पर इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, दरअसल जब फखरीजादे अपने वाइफ के साथ ईरान की रोड पर कार में ट्रैवल कर रहे थे, तभी एक अननोन वैन जिसमें इस मशीन गन को फिट किया गया था, फखरीजादे की कार को अपने रेंज में लेती है, और इस ऑटोमेटिक गन से फखरीजादे की कार को काफी सारे बुलेट्स फायर करती है। एक खास बात ये थी कि इस मशीन गन को सैटेलाइट की हेल्प से कंट्रोल किया जा रहा था। दोस्तों, सैटेलाइट से गन तक सिग्नल पहुंचने में कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए गन में AI टूल इस्तेमाल किया गया था, जिसमें टारगेट पर बुलेट्स फायर होने में निशाना एकदम सटीक लगे। फखरीजादे की कार को निशाना बनाने के बाद वैन ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है, जो कि सबूत को मिटाने के लिए किया गया था। दोस्तों, इस मशीन गन की सटीकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फखरीजादे के बगल की सीट पर बैठी उनकी वाइफ को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची। इतने बड़े लेवल पर हमला होने के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक थी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान ने फखरीजादे की मौत का जिम्मेदार सीधा इजराइल के सीक्रेट एजेंसी मोसाद को माना है। ईरान और इजराइल के रिश्ते हमेशा से खराब रहे, जिसकी वजह से मोसाद का ईरान पर यह अटैक पॉसिबल लगता है।
अब क्या सच में इस किलिंग में सिर्फ मोसाद का ही हाथ है या नहीं, इस बात को इजराइल ने कभी सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं किया, पर इजराइल एआई पावर्ड वेपन्स का इस्तेमाल करने में कई गुना आगे है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी इजराइल एडवांस एआई पावर वेपन्स सप्लाई करता है। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले इजराइल ने पैलेस्टीन सिटी के हेब्रोन में इजराइल पैलेस्टीन चेक पॉइंट पर रिमोट कंट्रोल्ड गन्स इंस्टॉल की है, जो एआई की मदद से निशाने को ट्रैक करता है और ऑटोमेटिकली बिना किसी सोल्जर की मदद से अटैक भी करता है। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के आपसी मुठभेड़ और दोनों के बीच तेजी से बढ़ते तनाव के कारण चेक पॉइंट्स पर इन गन को इंस्टॉल किया गया है। अक्सर हेब्रोन के रिहायशी इलाकों में पैलेस्टीन सिविलियंस के कुछ लोग भीड़ इकट्ठा कर इजरायली सोल्जर्स पर पथराव करते रहते हैं। इसलिए पथराव करने वाले भीड़ को कंट्रोल करने और उनसे होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए इस तरह की गन्स बहुत मददगार साबित होती है। फिलहाल ये गन्स अपने टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए अभी इन गन्स में रियल बुलेट्स को यूज ना करके इनमें टीयर गैस, स्टन ग्रेनेड्स और स्पॉन्ज टिप्ड बुलेट्स यानी रबर के बुलेट्स को यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस तरह की बुलेट से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इनमें यूज किए जाने वाले रबर बुलेट्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसके लगने से काफी इंजरी होती है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी पेन होता है। इसके साथ ही अलग अलग तरह की टीयर गैस इस्तेमाल करने से कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुके हैं। इन सब के खिलाफ कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने आवाज भी उठाई, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इन सब को देखते हुए दुनिया की सभी देशों ने एडवांस रोबोटिक्स फीचर और एआई पावर वेपन्स बनाने और उसे इस्तेमाल करने की होड़ में लगे हुए हैं। दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया भर में एडवांस देश आपस में वॉर के दौरान इन एआई पावर्ड वेपन्स का यूज करेंगे, और इन सब में खास बात ये होगी कि जंग में कोई रियल सोल्जर्स नहीं होगा। बस वेपन्स को वॉर लोकेशन पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और बिना किसी इंसानी मदद के ये वेपन्स ऑटोमेटिकली दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करेंगे। और अगर ऑपोजिट कंट्रीज इतने एडवांस नहीं हुए तो उनके द्वारा जंग के मैदान में रियल सोल्जर्स उतारने होंगे, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।